जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। D7 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जिला अंतर्गत आने वाले लोढ़ान वार्ड नंबर 20 में। यहां हम मुलाकात करेंगे भाजपा के कार्यकर्ता अभय प्रजापति जी से, जानेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में। और पहले तो यहाँ पे ग्राम सभा का चुनाव होता था, लेकिन नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र को भी नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए अब यहाँ पे पार्षदों का चुनाव होगा। ऐसे में हम मिलेंगे यहाँ के भावी पार्षद अभय प्रजापति जी से, जानेंगे इन वार्ड की समस्याओं के बारे में और ये भी जानेंगे कि वो चुनाव जीतने के बाद कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो उन्हें प्राथमिकी तौर पे हल करना पसंद करेंगे। तो आइए मिलते हैं अभय जी से। नमस्कार सर। नमस्ते सर, पहले तो मैं अपने D7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से पार्षदी को चुनाव को लेकर आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप भारी से विजयी बने और अपने क्षेत्र का विकास बेहतर से बेहतर तरीके से करें। सर, मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि आप राजनीति के क्षेत्र में कब से जुड़े हुए हैं और राजनीति में आप क्यों आए? जी, मैं छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुई है, तो वहाँ छात्र जीवन से ABVP से मैं जुड़ा रहा और मेरे पिताजी भी यहाँ के पूर्व प्रधान रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं जो मेरा वातावरण रहा है वो पूर्णतया राजनीतिक रहा है। सर, पहले तो यहाँ पे ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, लेकिन इस बार नगर निगम में इसे भी सम्मिलित कर लिया गया है, तो ऐसे में अब पार्षदों का चुनाव होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि ग्राम सभा में पहले इस गांव की और इस क्षेत्र का विकास बेहतर था या नगर निगम में जाने से अब यहाँ का विकास बेहतर से बेहतर हो सकेगा? नहीं, देखिए, ग्राम सभा जो होता है वो पूर्णतया नगर निगम से अलग होता है और नगर निगम बनने के बाद यहाँ चुनौतियाँ भी ज़्यादा रहेंगी और काम भी ज़्यादा रहेगा। चूँकि नगर निगम जब हमारा अभी ये तो पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र था, अभी ये नगर निगम हुआ तो यहाँ चुनौती जैसे कहीं कहीं अभी मैं कल घूम रहा था तो कहीं की विद्युत समस्या ऐसी है कि आज तक आज़ादी के बाद से लेके अब तक वहाँ विद्युत गया ही नहीं है। कहीं सीवर की समस्या है, कहीं रोड की समस्या है, तमाम प्रकार की समस्याएं और चुनौतियाँ हैं जिसको सरकार भी करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ के माननीय विधायक और कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बड़े भाई अनिल राजभर जी भी प्रतिबद्ध हैं। और साथ में अगर हम लोग भी चुनाव होता है, पार्टी अगर योग्य समझती है, पार्टी हमें टिकट देती है और मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं भी प्रतिबद्ध रहूँगा इस क्षेत्र के विकास का हर संभव प्रयास करूँगा। अपने देश में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है। ऐसे में आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? जी, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, देश के लिए काम करने वालों की पार्टी है। आप नज़र उठा के देख लीजिए, पिछले 70 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है और ये हमारा अभी 7वां साल चल रहा है, हमारी पार्टी का 7वां चल रहा है, माननीय मोदी जी का 7वां साल चल रहा है। आपको अंतर खुद दिखेगा, आपको रोड के स्ट्रक्चर में अंतर दिखेगा, आपको प्रशासनिक अमले में अंतर दिखेगा, आपको आम जनमानस में अंतर दिखेगा। आप जहाँ जाएंगे हर तरफ अंतर, तो ये आप खुद स्पष्ट कर सकते हैं। आप मीडिया बंधु लोग हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा चलते हैं, तो अंतर तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमसे बेटर आप देख रहे हैं, हमसे बेटर आप समझ रहे हैं और आप लोगों को बताने का काम करिए कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, हमारी सरकार की विदेश नीति कैसी रही है, हमारी सरकार का मोरल कैसा रहा है, हमारी सरकार का व्यवस्था कैसा है, ये आप मीडिया बंधु लोगों को बताने की जरूरत है। सर, वार्ड नंबर 20 लोढ़ान में कौन कौन से क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है और यहाँ पे वोटरों की संख्या कितनी होगी और किस जाति विशेष के लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं? जी, वार्ड नंबर 20 में जो लोढ़ान वार्ड है, इसमें टोटल 5 गांव सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें लोढ़ान, दानोपुर, कानोडी, सरसवा, हरिहरपुर। टोटल इन 5 गाँवों में 9 बूथ हैं और करीब वोटरों की संख्या यहाँ पे 10,000 के आसपास है, जिसमें सर्वाधिक वोट जो है वो राजभर की है। सर, एक ही वार्ड से एक ही पार्टी से कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसे में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है, पार्टी जिसको भी योग्य समझती है, जिसको टिकट देती है, मैं उसके साथ तन मन धन के साथ उसके साथ लगूंगा और उसको चुनाव जिताने का काम करूंगा। सर, आपके वार्ड में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे जल जमाव की समस्या अधिक रहती है और ऐसे कौन कौन से मोहल्ले हैं जहाँ पे रास्तों की कमी है और जहाँ पे कुछ जगहों पे तो पेयजल की भी कमी देखी जाती है? तो आपने तो क्षेत्र का निरीक्षण किया ही होगा, तो ऐसे में कहाँ कहाँ ये सब अव्यवस्थाएं अभी भी बरकरार है? देखिए, लगभग जल निकासी की समस्या कहें तो लगभग हर जगह है। पूरे हमारे वार्ड में 5 गाँव में जितने भी मोहल्ले हैं
लगभग हर जगह जल निकासी की समस्या है और कहीं कहीं लोग अपना सेप्टिक टैंक बनवाए हुए हैं जहाँ पे रोड पे जल नहीं दिख रहा है। अदरवाइज आप पांचों गांवों में जल निकासी की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है, न जल निकासी की स्थायी कोई व्यवस्था की गई है। अब नगर निगम में हमारा ये वार्ड आ गया है, हमारा ये गांव आ गया है, तो शासन की तरफ से एक चुनौती भी है और व्यवस्था भी देना है। रोड रास्तों की जहाँ तक बात है तो दानूपुर में लगभग रोड रास्ता ठीक है। दानूपुर के बाद लोढ़ान एक गाँव पड़ता है बगल में, जो वार्ड हमारा है उसमें रोड रास्ते की व्यवस्था लगभग ठीक है। इसके बाद हमारा जो 3 गांव बचता है, कानूरी, सरसवा, हरिहरपुर, इन तीनों गांवों में रोड की भी बिजली की भी आवश्यकता है। आपके वार्ड में आता है कानून के गाँव, वहाँ पे हम लोग ने सर्वे किया था तो वहाँ पे लोगों का कहना था कि उनको अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं गरीब तबके के लोग जिनको आवास नहीं प्राप्त हुआ है। कुछ लोगों को तो यहाँ तक कि शौचालय भी नहीं मिला है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए वहाँ पे अभी तक ग्राम प्रधानी का चुनाव होता था और वहाँ पे जो ग्राम प्रधान थे दायित्व उनका बनता है कि अपने लोगों की समस्या को कितना गहराई से लेते हैं, कितना मजबूती से लेते हैं और उनका काम करवाते हैं। अब चूंकि इसमें वो फेल रहे, वो या नहीं कर पाए या नहीं करा पाए, तो उनके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इसके लिए तो खुद हमारी प्रदेश की सरकार, हमारी देश की सरकार, हम लोग स्वयं प्रतिबद्ध हैं कि घर घर नल, बिजली की व्यवस्था, और हमारी सरकार इतनी प्रतिबद्ध है कि जिस हर व्यक्ति का मकान बनना चाहिए। ये स्वयं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इसकी पहल कर रहे हैं और हम लोग इस चुनाव के बाद अभी डोर टू डोर हम लोग कैंपेनिंग करेंगे। अभी चुनाव के पहले ही हम लोग देखिए वो लगवाने जा रहे हैं, कैंप लगवाने जा रहे हैं आवास का। चुनाव के पहले ही सारा फार्म भरा जाएगा और लगभग सारे लोगों को आवास दिया जाएगा जो योग्य है, जो उसके पात्र हैं। इसके पहले विधायकी के इलेक्शन में भी कैंप लगा के लोगों को आवास देने के लिए फार्म भरे जाते हैं और जैसे ही नगर निगम का चुनाव भी नजदीक आया है तो फिर लोगों को कैंप लगा के उनके आवास का फार्म भरा जा रहा है। तो उस समय कितने आवास पास हुए थे और नगर निगम में जाने के बाद आपके लोगों द्वारा कितने आवास पास किए जाएंगे? जी बिल्कुल, जब विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था तो ये जो ग्राम सभा सम्मिलित हुआ है नगर निगम में, उस समय सम्मिलित हुआ था। जो हमारे प्रदेश की व्यवस्था थी, जो हमारे प्रदेश की सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही थी, वो सिर्फ जो पुराने नगर निगम के गांव थे उनके लिए आवास जो है सरकार उपलब्ध करा रही थी। लेकिन चुनाव के बाद हम लोगों ने 150 कम से कम आवास अपने विधानसभा में दिया हुआ है। लिस्ट आप जाके डूडा कार्यालय से ले सकते हैं और सेम प्रक्रिया अभी हम लोग कैंप लगा के आवास का फॉर्म भर रहे हैं और जितने लोग पात्र हैं उनके मैं आपसे पूर्व में भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि हमारी प्रदेश की सरकार, यहाँ के कैबिनेट मंत्री और हम लोग स्वयं प्रतिबद्ध हैं, सबको एक एक व्यक्ति को जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, आपके वार्ड नंबर 20 में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं अभी बरकरार है जिसे आप पार्षद बनने के बाद प्राथमिकी तौर पर करना पसंद करेंगे? देखिए वार्ड नंबर 20 में ऐसे अगर हम समस्या जोड़ने लगेंगे तमाम प्रकार की, जैसे ये नया वार्ड है, आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, नया वार्ड है तो पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं बदलेंगी। जो व्यवस्थाएं बदलेंगी तो उसमें समस्या भी ज़्यादा रहेगा। अब जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहली व्यवस्था यहाँ जल निकासी की है, सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। और हमारे वार्ड की क्या पूरे क्षेत्र की जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी जल निकासी पे फोकस करना, उसकी व्यवस्था कराना, उसको दुरुस्त करना, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी। सर, पहले प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की भीड़ देखी जाती थी, लेकिन अब सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं देने के बाद भी प्राइमरी स्कूल में बच्चे न के बराबर दिखाई देते हैं और गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र होता है अक्सर मैंने उन्हें बंद पाया है। वहां पे ना ही कोई डॉक्टर बैठता है, ना ही किसी तरह की दवाइयाँ दी जाती है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था हमारे सरकार में दोनों सुदृढ़ हुई हैं, अच्छी हुई हैं। चूँकि ये हम लोगों का जो गांव है, जो हम लोगों का क्षेत्र है, जो मोहल्ला है, ये शहर से सटा हुआ है। तो शहर से सटा होने के कारण यहाँ पे इंग्लिश मीडियम विद्यालय का इन सब का भरमार ज़्यादा है। तो उसके कारण से लोग कहीं, और सरकार ने, हमारी सरकार ने 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की जो व्यवस्था कर दी है इंग्लिश मीडियम और CBSE बोर्ड में, ICSE बोर्ड में, तो हमारे 25% बच्चे तो उधर चले जा रहे हैं। बच्चे खोचे जो 25% बच्चे हैं वो लोकल स्कूलों में अपना पढ़ा रहे हैं, गार्जियन 100 में पढ़ा रहे हैं, जबकि उससे अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल पे है। और 50% बच्चे आज भी हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं।
स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप चलिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हमसे उससे बेटर है। आप किसी भी पीएचसी पे चले जाइए, किसी सीएससी सेंटर पे चले जाइए, आप देखिए वहाँ भीड़ है कि नहीं, वहाँ लोग जाते हैं कि नहीं। ये व्यवस्था तो सुदृढ़ है और अच्छी हुई है। सर, आप ही के क्षेत्र में एक कानूनी करके क्षेत्र है, वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। वहाँ के लोगों का कहना है कि वो स्वास्थ्य केंद्र जब से बना है तब से आज तक वहाँ पे ना ही कोई डॉक्टर बैठा है, ना ही किसी तरह की उसने दवाइयाँ दी है। और यहाँ की उस क्षेत्र की तो हालत इतनी खराब है कि एक महिला जो अपने छोटे बच्चों के साथ में उस स्वास्थ्य केंद्र में रहती है और उसे वहाँ अभी तक 10 सालों में, जबकि एक ही प्रधान उस गाँव के 10 साल तक प्रधान थे, फिर भी उसे आवास नहीं प्राप्त हो पाया है। देखिए, ये तो अब वहाँ के प्रधान बता सकते हैं वो क्यों विफल रहे, क्यों आवाज़ नहीं दिला पाए। रह गई डॉक्टर की बात, तो वहाँ पे कब बना है, ये क्या बना है, मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसी वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने ना मुझे कोई जानकारी दी, ना हमारे कैबिनेट मंत्री विधायक के पास ऐसी कोई जानकारी है। अगर ऐसा कुछ है वहाँ बना हुआ है तो हम लोग तुरंत वहाँ पे तत्काल डॉक्टर की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था वहाँ उपलब्ध है। सर, ये चुनावी महासंग्राम है, सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अब वोटरों को, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में सर, आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे ताकि वो आपकी तरफ आकर्षित हो? देखिए, हम जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं ये राष्ट्रीय पार्टी है और हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम उससे अलग नहीं हैं, हम अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी का वही नारा है और उसी स्लोगन के साथ हम भी मैदान में उतरे और उसी स्लोगन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इस पार्षदी को चुनाव को लेकर आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये पार्षदी का चुनाव होने वाला है और मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हूँ, टिकट मांग रहा हूँ। अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जनता के सहयोग और आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। अगर किन्हीं कारणों से मुझे टिकट नहीं मिलता है तो जिस प्रत्याशी को टिकट मिलता है जनता दिल खोल के उसका स्वागत करे और उसको वोट दे के जिताने का काम करे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का। अभी हम बात कर रहे थे अभय प्रजापति जी से, उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उसका भरपूर समर्थन करेंगे। और साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से अपील किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए ताकि आपके क्षेत्र का विकास समुचित रूप से हो सके।